रामू, लखन और बसंत तीनों की दोस्ती गांव में मिसाल थी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते, मेहनत मजदूरी करते और अपनी गरीबी में भी खुश रहते। हर सुबह वे अलग अलग दिशाओं में काम की तलाश में निकल जाते और शाम को एक साथ बैठकर दिन भर की कमाई बांट लेते। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते और कहते, जैसे रामू, लखन और बसंत की दोस्ती है, वैसी ही दोस्ती हर किसी को नसीब हो। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह धनी दिखने वाला एक व्यापारी था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या आप लोगों ने रामू, लखन और बसंत के बारे में सुना है? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। गांव वालों ने उसे तीनों दोस्तों का पता बताया। व्यापारी उनके पास पहुंचा और बोला, मेरा नाम राजा सिंह है, मैं हीरों का व्यापारी हूं। मैं तुम तीनों की दोस्ती के बारे में सुनकर यहां आया हूं। राजा सिंह की बातें सुनकर बसंत ने उत्सुकता से पूछा, आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। राजा सिंह मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा, मैं इस गांव में पहली बार आया हूं, लेकिन जैसे ही मैंने तुम तीनों की दोस्ती के बारे में सुना, मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम लोग मेहनती और ईमानदार हो। अगर तुम्हारे पास दौलत हो तो तुम अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें एक राज बताऊं जो मेरे सीने में दफन है। इस राज की बदौलत मैंने कभी धन की कमी नहीं देखी। राजा सिंह की बातें सुनकर तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। रामू ने पूछा, यह कौन सा राज है? क्या आप हमारी मदद करना चाहते हैं? राजा सिंह ने गंभीर होकर कहा, यह बात 10 साल पहले की है। मैं भी तुम्हारी तरह गरीब था। मेरे पिता वैद्य थे, लेकिन उनकी कमाई से मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन मेरी मां को एक भयंकर बीमारी हो गई। पिताजी ने कहा कि उनका इलाज सिर्फ एक दुर्लभ जड़ी बूटी से हो सकता है, जो पहाड़ों और जंगलों में मिलती है। मैंने वह बूटी ढूंढने का फैसला किया, लेकिन वह नहीं मिली। 2 महीने बाद जब मैं घर लौटा तो पता चला कि मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। राजा सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे कहा, उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं उस बूटी को जरूर ढूंढूंगा। मैं फिर से जंगलों और पहाड़ों में निकल पड़ा। जब मैं एक घाटी में पहुंचा तो मेरी आंखों के सामने एक अद्भुत नजारा था। वहां जहां तक नजर जाती, हीरे और मोती बिखरे पड़े थे। मैंने उस खजाने का एक बड़ा हिस्सा निकालकर सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। आज भी जब मुझे धन की जरूरत होती है तो मैं वहां जाकर हीरे निकाल लाता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकता हूं। लखन ने उत्सुकता से पूछा, हुजूर, क्या आप सच कह रहे हैं? ये सब किसी सपने जैसा लगता है। राजा सिंह मुस्कुराए और बोले, यकीन तो तुम्हें तब होगा जब तुम खुद वहां जाकर देखोगे, लेकिन एक शर्त है, तुम इस राज को किसी और को नहीं बताओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है। राजा सिंह ने उन्हें उस जगह का पता बताया और कुछ रुपए देते हुए कहा, यह पैसे सफर में काम आएंगे। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बातों को गंभीरता से लोगे। इतना कहकर राजा सिंह चले गए। सेठ राजा सिंह के जाने के बाद तीनों दोस्त आपस में बातचीत करने लगे। रामू ने संदेह जताते हुए कहा, क्या सच में ऐसी कोई जगह हो सकती है? कहीं सेठ ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? बसंत ने जवाब दिया, मुझे तो सेठ की बातों में कोई छल कपट नहीं लगा। हमें एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। तीनों दोस्त उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना कुछ सामान इकट्ठा किया और सफर पर निकल पड़े। यात्रा लंबी थी, इसलिए वे जहां भी उपयुक्त स्थान मिलता वहां आराम कर लेते। चलते चलते 4 दिन बीत चुके थे। एक दिन जब वे रास्ते से गुजर रहे थे, लखन ने कराहते हुए कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, जल्दी से पानी लाकर दो, वरना मेरी जान निकल जाएगी। यह कहते हुए वह तड़पने लगा। लखन की हालत देखकर रामू चिंतित हो गया और बोला, बसंत, जल्दी से कहीं से पानी खोज कर लाओ। यह सुनकर बसंत एक बर्तन लेकर पानी तलाश में निकल गया, लेकिन जैसे ही बसंत वहां से गया, लखन तुरंत फुर्ती से खड़ा हो गया। यह देखकर रामू हैरान रह गया और बोला, यह क्या, तुम तो भले चंगे हो, फिर यह प्यास का नाटक क्यों किया? लखन मुस्कुराते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुम इतना भी नहीं समझते। मैंने यह नाटक सिर्फ बसंत को यहां से हटाने के लिए किया था, ताकि मैं तुमसे अकेले में एक जरूरी बात कर सकूं। रामू ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो बसंत के सामने नहीं की जा सकती? लखन ने गुप्त स्वर में कहा, बात यह है कि अगर तुम चाहो तो उस खजाने के मालिक सिर्फ हम दोनों बन सकते हैं। रामू चौंक कर बोला, क्या मतलब? बसंत का उसमें कोई हक नहीं होगा? लखन ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि वह उस जगह तक पहुंचे। अगर तुम मेरा साथ दो तो यह काम बहुत आसानी से हो सकता है। सोचने में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि बसंत कभी भी वापस आ सकता है।
हम रास्ते में किसी भी मौके पर उसे खत्म कर देंगे और फिर खजाने के अकेले मालिक सिर्फ हम दोनों होंगे। रामू असमंजस में बोला, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। लखन तुरंत सहमत होते हुए बोला, मुझे मंजूर है, चुप रहो, लगता है बसंत आ रहा है। तभी बसंत वहां पहुंच गया और बोला, ये लो दोस्त, जल्दी से लखन को पानी पिला दो। लखन ने पानी पीते ही नाटक करते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसकी जान में जान आ गई हो। बेचारा बसंत उन दोनों की साजिश से पूरी तरह अनजान था। बारी बारी से तीनों ने पानी पिया और फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन लखन को चैन नहीं आ रहा था। वह रास्ते भर बसंत से छुटकारा पाने की योजनाएं बनाता रहा। इसी उधेड़बुन में एक और दिन बीत गया। चलते चलते वे लोग एक झरने के पास पहुंचे। झरना देखकर लखन का मन खुशी से उछल पड़ा। वह सोचने लगा, अगर बसंत को इस झरने के ऊपर से धक्का दे दिया जाए तो उसकी मौत निश्चित है। हाँ, यही सही मौका है। उसने अपने दोनों दोस्तों से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा इस पहाड़ी पर चढ़कर आगे का रास्ता देता हूं। यह कहकर लखन पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां पहुंचकर वह खुश होने का नाटक करने लगा और जोर से बोला, अरे दोस्तों, यहां का नजारा तो बहुत ही अद्भुत है। कुदरत का ऐसा नजारा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम लोग भी जल्दी से ऊपर आ जाओ, देखो कितनी खूबसूरत जगह है। उसकी बातें सुनकर रामू और बसंत भी पहाड़ी पर चढ़ आए। वे भी वहां से कुदरत के इस हसीन नजारे को देखने लगे। जब तीनों दोस्त इस नजारे को देख रहे थे, तभी लखन चुपचाप बसंत के पीछे गया और अचानक उसे जोर से झरने में धक्का दे दिया। झरने में गिरते ही कुछ ही पलों में बसंत आंखों से ओझल हो गया। अपनी योजना पूरी होते ही लखन जोर जोर से हंसने लगा। रामू, जो चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था, कुछ पल के लिए डर और सदमे में था, लेकिन फिर उसने भी लखन के साथ जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने बसंत को अपने रास्ते से हटा दिया। अब वे दोनों खुश थे कि मिलने वाले खजाने में सिर्फ वे ही हिस्सेदार होंगे। दूसरी तरफ बसंत झरने से बहता हुआ एक नदी में गिरा। वह पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाए बैठा था। वह बार बार जाल डालता, लेकिन उसकी किस्मत में आज मछली पकड़ना नहीं लिखा था। इस बार जब उसने जाल डाला तो उसे जाल कुछ भारी लगा। वह सोचने लगा, लगता है कोई बड़ी और भारी मछली फंस गई है। लेकिन जब उसने जाल खींचा तो यह देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। मछली की जगह एक बेहोश इंसान फंसा हुआ था। मछुआरा हक्का बक्का रह गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे यह क्या, मछली की जगह एक इंसान। उसने तुरंत बसंत को बाहर निकाला और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। फिर बसंत की जान बचाने के लिए वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां से वह गांव के वैद्य को बुलाकर बसंत का इलाज करवाने लगा। इधर रामू और लखन तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लखन उत्साहित होकर बोला, दोस्त थोड़ा जल्दी करो, हम उस जगह पर पहुंचने ही वाले हैं। सेठ ने जिस जंगल का जिक्र की था, यही वही जंगल है। इस जंगल के खत्म होते ही वह घाटी हमारे सामने होगी जहां खजाना रखा हुआ है। कुछ देर और चलने के बाद लखन ने कहा, मुझे लगता है हम यहां थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए, ताकि हम थकावट दूर कर सकें और खजाने को समेटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। इसके बाद लखन ने पेड़ से कुछ फल तोड़े और वे दोनों फल खाने लगे। थकान के कारण रामू जल्दी ही गहरी नींद में सो गया, जबकि लखन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक के दिमाग में एक और खतरनाक साजिश जन्म लेने लगी। उसने सोचा, क्यों ना रामू को भी अपने रास्ते से हटा दूं। अगर मैं उसे भी मार दूं तो इस पूरे खजाने का इकलौता मालिक सिर्फ मैं ही बन जाऊंगा। लखन के दिमाग में लालच पूरी तरह घर कर चुका था। उसने सोचा, अगर मैं रामू को इस पेड़ से बांध दूं तो रात के समय जंगली जानवर उसे खा जाएंगे और मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। योजना बनाकर लखन ने गहरी नींद में सोए रामू को चुपचाप पेड़ से कसकर बांध दिया। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा, रामू की नींद खुल गई। रामू घबराकर बोला, अरे लखन, तुम मुझे यहां बांधकर कहां जा रहे हो? रुको, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। लेकिन लखन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। रामू निराश होकर सोचने लगा, यह धोखेबाज लखन मुझे फंसाकर चला गया, अब ना जाने मेरा क्या होगा। कुछ ही देर बाद उसे दूर से एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। रामू ने जोर से आवाज लगाई, भाई साहब, मेरी सहायता करो, मुझे इस पेड़ से खोल दो। वह आदमी ठिठक कर रुका और बोला, तुम कौन हो और इस घने जंगल में इस हालत में क्या कर रहे हो?
रामू जल्दी से बोला, वह सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरी रस्सियां खोल दो। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया। उस आदमी ने रामू की रस्सियां खोल दी, लेकिन जैसे ही रामू आजाद हुआ, वह उस आदमी को फटकारते हुए बोला, अरे मेरे ज्यादा नजदीक मत आओ, मुझसे दूर रहो। इसके बाद रामू तेजी से आगे बढ़ गया। वह मन ही मन सोच रहा था, मुझे किसी भी हाल में लखन से पहले उस खजाने तक पहुंचना होगा। उधर लखन भी तेजी से खजाने तक पहुंचने के लिए बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा, ये एक बहुत ही बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था। जैसे ही बूढ़े आदमी ने लखन को देखा, वह दर्द भरी आवाज में बोला, बेटा, मैं पास के ही एक गांव में रहता हूं। मैं यहां जंगल में लकड़ियां लेने आया था, लेकिन अचानक एक जंगली भैंसे ने मुझे टक्कर मार दी। अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगे? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। लखन ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। बूढ़े आदमी ने फिर गिड़गिड़ाते हुए कहा,